हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। साथ ही साथ मैंने लगा दिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, और आपके लिए मैंने पैराग्राफ के बीच से जो क्वेश्चन सीबीएसई पिक करता है वो भी बता रखा है कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं, कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन को बना देते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। पहली स्लाइड ये रही। पहला क्वेश्चन, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पी प्लांट से पूछा है आपसे कि क्यों मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, है ना, कि क्या क्या रीजन थे इसके। कोई भी क्वेश्चन का तरीका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि एडवांटेजेस, यहाँ पे एडवांटेजेस, अगर वो यहाँ पे रीजन कर देंगे तब भी आंसर आपका सेम रहने वाला है। तो आंसर क्या रहेगा आपका बच्चों? मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट टू कैरी आउट हिज स्टडी ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। रीजन देखिए, पी हैव मैनी विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सच एज टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। पी प्लांट के पास में सारी चीजें थी, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो, पॉट शेप, पर्पल, व्हाइट फ्लावर्स एंड सो ऑन। बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। पीज हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। Peas in pea plant क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजिली बी अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन के जरिए। ये सब जितने भी ब्लू कलर के हैं, दीज आर द कीवर्ड्स फॉर यू। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं वो समझते हैं कि कीवर्ड्स का क्या मतलब है। इन पी प्लांट्स हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये देखिए आ गया, एंड प्रोड्यूस मैनी सीड्स इन वन जनरेशन। तो बहुत सारे ये सारे विजिबल कैरेक्टर्स थे, इसीलिए मेंडल ने इसको पी प्लांट को ही चूज करके रखा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डोमिनेंस और रिसेसिव के बीच में डिफरेंस पूछा है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बीच में, और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बीच में। डोमिनेंस एंड रिसेसिव, अ डोमिनेंट फैक्टर ऑफ एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे रिसेसिव हो या ना हो, अगर उसको एक्सप्रेस होना होगा तो वो हो जाएगा। सिंगल एलील ही काफी है डोमिनेंसी शो करने के लिए। रिसेसिव के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको होमोजाइगस ही होना पड़ेगा, है ना। A recessive allele is able to express itself only in the absence of dominant। जब डोमिनेंसी नहीं होगी तभी वो बेचारा एक्सप्रेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट, राउंड सीड, वायलेट फ्लावर आर द डोमिनेंट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल डॉर्फ प्लांट, रिंकल्ड सीड, व्हाइट फ्लावर, दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। होमोजाइगस कंटेन्स द टू सिमिलर एलील्स, ये बातें पता है हम लोग को, लेकिन फिर भी रिवीजन चलता रहना चाहिए हम लोग का। ये चैप्टर का मतलब ही यही है इस वाले वीडियो का, कि रिवीजन हो जाए आपका अच्छे से। और इसमें डिफरेंट एलील्स होते हैं, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस हो जाएगा, कैपिटल टी होमोजाइगस हो जाएगा। जीनोटाइप फॉर होमोजाइगस पोजेस डोमिनेंट और रिसेसिव बट नेवर बोथ एलील्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपिटल आर रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। रेसेसिव ही रहेगा, बीच में नहीं आ सकता, है ना। ये ऐसा हो सकता है, देखिए जीनोटाइप फॉर हेट्रोजाइगस पोजेस बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। ये सिर्फ एक तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये दो तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, हमें ये बात पता है ना। आगे आ जाइए। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि जब एक करेक्टर को पढ़ा जाएगा, यानी एक करेक्टर की स्टडी करी जाएगी, तो मोनोहाइब्रिड है। डाइहाइब्रिड यानी टू ट्रेट्स को इन्वॉल्व किया गया है पॉलिनेशन के जरिए, और आपके स्टडी में उसको टू करेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे टू ट्रेट्स लिए, शेप लिया गया था और कलर लिया गया था सीड का, है ना। तो मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्व द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट विच डिफर ओनली इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। डाइहाइब्रिड इन्वॉल्व द पेरेंट्स डिफर इन टू पेयर्स, में दो में डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ हो गया, देखिए यहाँ पे वही आ गया, देखिए पी प्लांट्स हैविंग द येलो एंड रिंकल्ड सीड, है ना, विद द हैविंग ग्रीन राउंड सीड एंड इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी राउंड येलो रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन रहेगा, रिंकल्ड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है ना। तो ये सब के सब क्या है हमारे डाइहाइब्रिड, यानी दो कैरेक्टर्स जब उठाए जाएंगे तो डाइहाइब्रिड होगा। वहां पे अगर एक कैरेक्टर उठाया जा रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, दैट्स मोनोहाइब्रिड। बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा है, और बहुत ही बार पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं।
A diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many types of gametes can be produced? कितने तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? बस यहाँ पे ध्यान लगाना है कि 4 लोकाई है, 4 डिफरेंट एड्रेसेस हैं जीन्स के, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है। तो सिंपल सा फंडा एक लगा लेना है आपको, द टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉयड है ना, तो यहाँ पे 2n कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली 2n होता है, वेयर द n जो होता है नंबर ऑफ लोकाई रख दीजिए यहाँ पे, फॉर विच द ऑर्गेनिजम्स इज हेट्रोजाइगस, जिसके लिए वो हेट्रोजाइगस है। अब देखिए द गिवन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस, देखिए 2n, इसका 2n कर दीजिए यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे ये रहेगा, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 16। तो याद रखिएगा 16 गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है आसानी से, कोई भी दे दिया जाए, बस आपको यहाँ पे पावर रख देनी है, जितने भी लोकाई होंगे उसकी पावर को पुटअप कर दिया जाएगा 2 के साथ में। क्लियर? 3 दे दिए जाएं, 4 दे दिए जाएं, 10 दे दिए जाएं, आपको अब तरीका पता है, ऐसे निकाल लीजिएगा। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे बताया भी है, इफ द जीन्स आर नॉट लिंक्ड देन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स will produce 16 different types of gametes. However, if the genes are linked, ये नोट करने वाली बात है, gamete will reduce their number as the genes might be linked and the linked genes will inherited together. They have a tendency to express together. ये बात पता है ना हमें कि वो एक साथ एक्सप्रेस होने की कोशिश करते हैं और होते भी हैं। यहाँ पे देखिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, ये अलग हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से उन्होंने बताया कि अलग अलग लोकाई के ऊपर 4 जीन मौजूद हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा जाकर के वो आपका बनेगा 16 डिफरेंट गैमेट बनेंगे जाकर के। क्लियर है? पीछे से ही निकाल लीजिए कितना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये पूरा क्रॉस पूछ दिया है उन्होंने यहाँ पर से, ठीक है। तो क्रॉस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हाइट को यहाँ पे हमें स्टडी करना रहेगा, या कोई भी आप करना चाहें, बेसिकली हाइट दिया गया है तो हम लोग के लिए आसानी वही है। He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate the plants of the first hybrid generation. क्या किया था मेंडल ने? उन्होंने सबसे पहले तो जो भी सीड्स होते थे वो उसको सबसे पहले क्रॉस करवाते थे, फिर उनको दोबारा से ग्रो करते थे, एंड ग्रो करने के बाद वो नतीजे देखते थे कि क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना वेरिएशन क्रिएट हुआ। दिस जनरेशन इज कॉल्ड द फाइलियल फर्स्ट प्रोजेनी और द F1 इसको बोला जाता था। Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents and none of were dwarf. पता है ना हम लोग को, जब भी मेंडल ने टॉल एंड डॉर्फ के बीच में क्रॉस करवाया है करवाने के बाद में जब उनको पहली जनरेशन मिली थी तो पहली जनरेशन में सारे के सारे टॉल मौजूद थे, है ना। F1 प्रोजेनी क्या कह रही थी? ऑल द प्लांट्स वर टॉल। ये वाली क्रॉस आपको बनानी रहेगी, ये पूरा पुनेट स्क्वायर बनाना रहेगा, पुनेट स्क्वायर मत बनाना भूलिएगा, आधी बातें मत लिखिएगा वहां पे, है ना। फिनोटाइप जीनोटाइप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बताना है आपको कि 3:1 का रेशियो इसी तरीके से लिखना है, कोई भी वहां पे हरकत या कोई भी गलती मत कर दीजिएगा कि हाँ जल्दी हो रही ला इसको ऐसा लिख दे, नंबर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ पुनेट स्क्वायर के नंबर पूरे मिलते हो, जीनोटाइप फिनोटाइप अगर नहीं लिखा है आपके नंबर गए, है ना। अब ये देखिए क्या करवाया था, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल प्लांट्स ऑफ F1 एंड फाउंड दैट इन द F2 जनरेशन, फाइलियल 2 है अपने पास में, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉर्फ। ये चीज हमें पता है कि जब सेकंड जनरेशन आई थी तो उसमें से कुछ डॉर्फ बन गए थे, एंड दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। द प्रोपोर्शन, अब देखिए यहाँ से खेल तो यहाँ शुरू होता है, अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डॉर्फ कितने थे? 1/4। कभी भी वो तमीज से नहीं पूछते हैं कि कितना रहा कैसा रहा, एमसीक्यू भी आएगा तो 1/4 आपको याद रखना रहेगा, 3/4 आपको याद रखना रहेगा, है ना। तो 1/4 F2 जनरेशन में कैसे थे? ड्वार्फ थे। कैसे थे? 1/4 ड्वार्फ थे, यानी 25% अगर देखा जाए तो 75% जो थे वो टॉल थे, 25% आपके ड्वार्फ थे, 1/4 हुआ, और 3/4 यानी 3/4 ऑफ द F2 जनरेशन वर टॉल। The tall and dwarf traits were identical to their parental type, से मिलते थे, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं था, and did not show any type of blending, that is all the offspring were either the tall or the dwarf, none were of them in between the height।
मेंडल का कहना यह था कि जब भी आप क्रॉस करवाते हो, पूरी समरी में समझ लीजिए इसको कि टॉल एंड ड्वार्फ जब प्लांट हम क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन में हमें टॉल मिलता है, टॉल मिलने के बाद में जो भी कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं, जो भी गैमेट्स होते हैं, मेंडल ये कहते थे कि उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो टेस्ट क्रॉस से ही पता लगा लेते थे। लेकिन समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो भी टाल मिलता था ना उनको, वो पेरेंट्स की तरह ही होता था। अगर ड्वार्फ मिल रहा वो भी पेरेंट्स की तरह था, इन बिटवीन बीच का कोई नहीं बनता था, बीच हाइट का कोई भी प्लांट वहां पे बनता नहीं था। इसी के लिए वो बोलता था कि जो डोमिनेंसी शो होती है वो टॉलनेस शो करता है, क्योंकि डोमिनेंस उसी का दिख रहा है ज्यादातर। लॉ ऑफ डोमिनेंस अब बताना रहेगा आपको। इतनी बात पॉइंट बताने के बाद, द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स एंड डिसिमिलर पेयर जो होते हैं फैक्टर्स इज वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेट्स ओवर द अदर रिसेसिव। जो डोमिनेंसी शो करेगा वो एक कैरेक्टर शो कर देगा जो कि आपका कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको पूरे पॉइंट लिखना रहेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत, खास तौर से ये वाला, ये चीज जो बतानी रहती है आपको यहां से ये। Okay, using the Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the filial first generation, filial first, after the cross between the homozygous female and heterozygous male for a single locus। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उन्होंने क्या पूछा है कि पुनेट स्क्वायर आपको बताना है कि फाइलियल फर्स्ट जनरेशन का आफ्टर द क्रॉस किसके बीच में कराया गया। होमोजाइगस जो है वो फीमेल है, हेट्रोजाइगस जो है वो मेल है। इन गनी पिग्स हेट्रोजाइगस मेल विद ब्लैक कोट कलर, देखिए यहाँ पे ब्लैक कोट, हेट्रोजाइगस की बात करी तो ये वाला पॉइंट उठाना है। विद द फीमेल हैविंग द व्हाइट कोट स्मॉल बी, है ना। ये लगभग अभी समझ में आ जाएगा आपका। द मेल विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, वाइल द फीमेल एक ही जैसे प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो कैसी है, रिसेसिव शो कर रही है वहां पे। द जीनोटाइप एंड द फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन द प्रोजेनी F1 जनरेशन विल बी द, कैसा रहेगा आपका 2:2 रहेगा, 50% रहेगा, वो हमेशा याद रखिए क्योंकि वहां पे क्रॉस करवाई गई। देखिए अभी पता चल जाएगा आपको, लाइक दैट। ये देखिए, ये देखिए यहां से आए कैपिटल बी स्मॉल बी इनके बीच में क्रॉस करवाइए तो दो तरीके के गैमेट्स बने। आपने क्रॉस करवाया कैपिटल बी स्मॉल बी, यही बना ना। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी, तो ब्लैक कोट, यानी कि 50% आपके ब्लैक कोट के थे और 50% आपके व्हाइट कोट के थे, है ना। अगर 50% तो लगभग ये दिमाग में बात बैठती हो कि ये टेस्ट क्रॉस है ना। जब होमोजाइगस रिसेसिव से आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो बने हुए हैं ये कैसे हैं, हमारे हाइब्रिड हैं। ओके, अब देखिए व्हेन द क्रॉस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन द टाल प्लांट विद द येलो सीड्स, अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना रहता है। ये देखिए आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, tall plants with the green seed, capital T, small y, what proportion of the phenotype in the offspring could be expected to be। tall and green का पूछा है सिर्फ आपसे, dwarf and green का पूछा है सिर्फ आपसे, है ना। बहुत सारे निकल करके आएंगे लेकिन आपसे इन्होंने इतना ही पूछा है। A cross between tall plant with yellow seeds and tall plants with green seed will produce the 3 tall and green plants, 1 green and 1 dwarf and green plants। इतना ये बन करके आएगा रेशियो में। देखिए इस तरीके से ये रहा आपका रेशियो। टाल येलो सीड्स लिए हैं आपने, टाल एंड येलो लिए हैं और टाल एंड ग्रीन लिए। अब देखिए टाल जो लिया गया वो हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है यहाँ पे। और ग्रीन जो है, येलो जो है वो भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन ग्रीन जो है जाहिर सी बात है वो कैसा, रिसेसिव है ना, ग्रीन कलर, तो वो जाहिर सी बात स्मॉल वाई में रहेगा। तो ये 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन ये 4 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस कर देंगे। देखिए, है ना। तो जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आप नोट कर लीजिए टाल ग्रीन कितने बने, टाल एंड ग्रीन कितने टोटल जाएंगे। टाल ग्रीन देख लीजिए यहाँ पे, टाल ग्रीन एक तो ये बना जा करके, टाल ग्रीन आपका एक ये बना जा करके, और टाल ग्रीन आपका ये बना, 3 बना जा करके। और डॉर्फ ग्रीन कितने बने जा करके आपके, डॉर्फ ग्रीन बने जा करके आपका सिर्फ 1 जैसा कि रहता है। डॉर्फ ग्रीन कहाँ, देखिए डॉर्फ ग्रीन ये रहा, दिस वन, ये पूछा था इस तरीके से। बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें,
तो अच्छे से पीछे फिर से देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा, वो आपसे पूछेंगे, बस आपको क्रॉस पे ध्यान देना है कि हमें क्रॉस कैसे करवानी है, और क्रॉस वो आपको इस तरीके से करवानी है ना। इस वाली स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपको इसके गैमेट्स बनाने हैं। ये तो 2 ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये 4 तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा और आपको सारा क्रॉस करवाना है। 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस हैं, are crossed if the 2 loci are linked, 2 loci अगर linked हैं, what would be the distribution of phenotypic feature in the F1 generation for a dihybrid cross, है ना। उन्होंने बोला कि 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं जो कि आपस में क्रॉस करवाया गया है, लेकिन उनकी 2 लोकाई जो हैं पूरी तरीके से लिंक्ड हैं, तो क्या प्रोपोर्शन होगा। इफ द जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स and lie close to each other, they are inherited together। अब यहाँ पे लिंकेज की बात हो रही है। they are said to be the linked gene and they are not follow the law of independent assortment। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है, उसमें ये चीज बताई है मैंने क्लियरली। the F1 generation would show the parental phenotypic features, बस ये आपको लिखना था यहाँ पे, जो F1 जनरेशन होगी वो शो करेगी पेरेंटल फिनोटिपिक फीचर्स, जैसे कि उसमें 98.7% सॉरी, इतना परसेंट जो होता था रेशियो शो हो रहा था आपके लिंकेज, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था ना, है ना, उसमें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना जो दिया था उसने, येलो बॉडीड जो थे उसमें से कैसे शो हो रहे थे आपके पूरे के पूरे, या नीचे भी लिखा भी हमने का, येलो एंड व्हाइट वर टाइटली लिंक्ड एंड शोज द 98.7% एंड 1.3% की रिकॉम्बिनेशन शो करी थी, क्योंकि येलो बॉडीड, येलो व्हाइट, ये और ये टाइटली लिंक थे अच्छी तरीके से, है ना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये इस तरीके से देख लीजिए, क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे बता भी दिया है मैंने आपको, ये देखिए ये वाला येलो एंड व्हाइट, तो गैमेट बने, ये बना, और देखिए F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप आए और येलो व्हाइट आए, वाइल्ड टाइप आए और येलो व्हाइट आए, है ना। तो F1 जनरेशन में तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही आ रहे हैं, कोई चेंजेस आया नहीं आया, तो इसका मतलब दे आर लिंक्ड। दूसरा पॉइंट है ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच हंट मॉर्गन इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पूछा टीएच हंट मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन। नंबर 1 पहला आंसर क्या कह रहा है आपके लिए, द मॉर्गन्स वर्क बेस्ड ऑन द फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, लिखना ना भूलिएगा वहां पे, ये आपका कीवर्ड है। एंड ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, उन्होंने दी। ही डिफाइंड द लिंकेज एज ए को एग्जिस्टेंस of 2 or more genes in the same chromosomes and performed dihybrid cross in a Drosophila to show that linked gene जो होते हैं are inherited together and are located on the X chromosomes। ये चीज याद रखिएगा, X chromosomes वाली बच्चों ये पूछते हैं कि ड्रोसोफिला में कहाँ पे थे, वो X chromosomes की बात करी थी। His experiment also proved that tightly linked genes show the very low recombination and while the loosely linked genes show the higher recombination। ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या था इनका, अब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर फैशन में मौजूद रहते हैं। व्हेन द जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर एंड दे आर सेड टू बी द लिंक्ड। इनको आप लिंक बोला जाता है। सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड होते हैं एंड एसोसिएट शो द लिटिल रिकॉम्बिनेशन। ये बात आपकी मैंने ऑब्जर्वेशन बता दी कि उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, तो दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपके। दे व्हेन द जीन्स आर लूजली लिंक्ड होंगे दे शो द हायर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। The strength of linkage between the genes inversely proportional to the distance between them। ये चीज याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच, लिंकेज के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लिंकेज किसके, जीन्स के बीच की। मॉर्गन कंक्लूजन क्या दिया था, मॉर्गन ने अपना कंक्लूजन दिया था कि ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज ऑफ द 2 जीन्स एंड coined the term linkage to describe the physical association ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। सबसे पहले मॉर्गन साहब ने ये थ्योरी समझाई थी कि जो जीन्स लिंक्ड होते हैं अच्छी तरीके से वो साथ में इनहेरिटेड होते हैं, साथ में एक्सप्रेस होना पसंद करते हैं, एक्सप्रेस होते भी हैं। रिकॉम्बिनेशन टर्म भी दिया था इन्होंने टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इन्होंने ही बताया था। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द येलो एंड व्हाइट, फिर से वही वाली बात बताई मैंने, टाइटली लिंक्ड एंड शो द ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन वाइल द व्हाइट एंड मिनिएचर विंग जो थे शो द 37.2% रिकॉम्बिनेशन। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस पे पूरा वीडियो बना हुआ है अपना, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जरा सी पेडिग्री से तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, उस अपन आई लिंक पे देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, वहां पे तो आप वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, 9th क्वेश्चन है अपना, सजेस्ट हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल।
कैसे ये एनालिसिस हमारे लिए यूजफुल होती है? पेडिग्री क्या होती है? पर्सन्स फैमिली हिस्ट्री। बेसिकली इसका जो टर्म का जो वर्ड मीनिंग होता है वो ये होता है, पर्सन्स फैमिली हिस्ट्री। चार्ट डिस्प्ले द फैमिली ट्री, शोज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु आर अफेक्टेड बाय द जेनेटिक ट्रेट, है ना। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी द प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग टूल, ये आपके लिए कीवर्ड हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, हमें पता चलता है, एबनॉर्मलिटी डिसीज की पता चल जाती है। जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं यूज द पेडिग्री चार्ट फॉर एनालिसिस द वेरियस ट्रेट एंड डिसीजेज इन द फैमिली एंड प्रेडिक्ट देयर इनहेरिटेंस पैटर्न, को वो बता देते हैं कि भैया आपके खानदान में ये डिसीज रही है, हो सकता है आपको भी हो जाए। इट इज यूजफुल प्रिवेंटिंग द हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फ्यूचर जनरेशन। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब जब वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो सबसे लास्ट में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर के, आसानी हो जाएगी आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चाइल्ड हैज ए ब्लड ग्रुप O, इफ द फादर हैज ए ब्लड ग्रुप A एंड द मदर हैज ए ब्लड ग्रुप B, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड पॉसिबल जीनोटाइप्स। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली आता है, यहाँ पे जीनोटाइप सिर्फ एक ही जैसे रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप O आ गया तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, यानी वहाँ पे IA और IO है, IB और IO है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पे अगर ये दोनों होंगे तो एक ही जैसे हो जाएंगे, तो चांसेस ही नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे ये है आपका दिस वन एंड दिस वन, ये वाले जीनोटाइप हैं। ओके, द क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस पेरेंट विल प्रोड्यूस द AB, अगर ऐसे रहे तो AB प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन ये वाला अगर रहा तो, अगर ये जीनोटाइप रहा, उन्होंने पूछा कि अगर ये जीनोटाइप रहेंगे तो कैसे रहेंगे, तो सारे के सारे AB आएंगे। लेकिन अपने पास में ऑप्शन में क्या दे दिया उन्होंने, वहां पे बताया कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो O हो गया, तो वो O एक ही कंडीशन में रह सकता है, दिस इज द ओनली कंडीशन। इसमें चारों ब्लड ग्रुप बनते हैं। ये भी पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है या कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जिसमें चारों ब्लड ग्रुप के चांसेस होते हैं, तो यही है। ओके, A एंड O, B एंड O कर लीजिए, देखिए सारे आ गए। ये वाला बच्चे का ब्लड ग्रुप हुआ जाकर के, दिस वन, सिंपल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होती है? दिस इज द फिनोमिना इन विच द बोथ एलिलिक जीन्स ऑफ द जेनेटिक ट्रेट, दोनों के दोनों एलिलिक जीन्स ट्रेट इक्वली एक्सप्रेसिव होते हैं एंड देयर इज ए कंप्लीट लैक ऑफ डोमिनेंस। वहां पे डोमिनेंस ही शो नहीं करते, बल्कि साथ साथ क्या करते हैं, वो साथ साथ शो होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्फ। The allele which do not show dominance or recessive relationship are able to express themselves independently when the present together are called codominant allele। हो सकता है ये वाली डेफिनेशन आपसे पूछ दें कोडोमिनेंट एलील की, तो ये रही आपके लिए डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन इसकी रही कोडोमिनेंस की। In such a heterozygous condition such as IA, IB, the phenotype is different from either the homozygous genotype से IA and IB, वो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन शो करते हैं। ब्लड ग्रुप is the best example for the codominance। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी वहां पे टोटल जो होता है डोमिनेंसी वहां पे शो नहीं होती, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होते हैं दोनों के दोनों ट्रेट। द फिनोमिना इन विच द ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स क्रॉस टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग्स बन जाती है। वहां पे बनाना कुछ और था, बन कुछ बीच का गया, है ना। इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्शियल डोमिनेंस बोला जाता है। आप इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी बोलते हैं आप इसको। एग्जांपल आपको पता है, एंटीरिनियम स्पीशीज है हमारे पास में, है ना, स्नैपड्रैगन की। सारे के सारे कैसे बन गए थे? ऑल द पिंक फ्लावर बने थे, याद होना चाहिए आपको ये वाला। एंड द एबन प्रोजेनी डज नॉट रिजेंबल आइदर द पेरेंट्स एंड एग्जिबिट देयर इंटरमीडिएट। वहां पे क्या था, किसके बीच में क्रॉस हुआ था? आपका ये वाला क्रॉस था। देखिए ये चीज नोट कर लीजिएगा, रेड फ्लावर थे, व्हाइट फ्लावर थे, उनके बीच में ऑल पिंक बन गए थे, बल्कि बनना रेड चाहिए थे क्योंकि रेड डोमिनेंसी शो करता है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या रेशियो बना, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम बन रहा है, और यही क्वेश्चन आपके लिए बनता है, नोट कर लीजिएगा। डिफाइन द क्रॉस इन विच द फिनोटिपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम, है ना, आर सेम, बराबर होते हैं। देखिए 1:2:1, 1:2:1, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी बहुत मर्तबा आया है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अच्छा एग्जाम्पल्स होते हैं। व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल बताइए आप दीजिए। उसमें उन्होंने पूछा कि पॉइंट म्यूटेशन वो होता है जहाँ पे एक बेस पेयर को चेंजेस हो जाता है म्यूटेशन के वक्त। जब भी म्यूटेशन होगा तो एक बेस पेयर चेंज हो जाए, उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और इसका सिकल सेल एनीमिया वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। इट इन्वॉल्व द म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर
in the beta globin chain of hemoglobin pigment of the blood and glutamic acid in short arm of chromosome second। ये नोट कर लीजिए क्रोमोसोम सेकंड के ऊपर। अब ये चीजें जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जब आप सर्च करेंगे तो उसमें मिलेंगे, वो यहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं नीट में। गेट रिप्लेस्ड बाय विद वैलिन, किससे ज्यादा, वैलिन के साथ में रिप्लेस हो जाता है ना, एट द 6th पोजीशन। ये बड़ा बार पूछा गया 6th पोजीशन वाला मसला, दिस वन। ओके, पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन द सिंगल बेस पेयर इन अ डीएनए बाय सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन या इंसर्शन हो जाता है जब हट जाए वहां से। Who had proposed the chromosomal theory of inheritance? Sutton and Boveri proposed the chromosomal theory of inheritance, और साथ ही साथ मॉर्गन ने भी कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन इन दोनों का नाम एनसीईआरटी में आता है तो इनको आपको याद करना है ना। The linked the inheritance of the trait to the chromosomes, उन्होंने रिलेट कर दिया था जितने भी इनहेरिटेंस थी क्रोमोसोम्स के साथ। How did Sturtevant explain the gene mapping? आना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जीन मैपिंग व्हाइल वर्किंग विद द मॉर्गन, ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। वो क्या यूज करता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन देखता था कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है रिकॉम्बिनेशन, कितने % रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन द जीन्स पेयर्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स में, एज ए मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। जब वो देखता फिर उसकी पोजीशन को नापता था कि कितनी कितनी, बड़ा अच्छा काम करके दिया था इसने, ठीक है। और इसकी यूनिट जो नापता था वो जाहिर सी बात है मॉर्गन साहब के नाम पे थी, सेंटी मॉर्गन, याद रखिएगा। 1+1 एक एक नंबर मिलता है जीन फ्रीक्वेंसी का और ये पोजीशन वाली बात बताने का आपको। मेंशन द एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स, कोई भी 2 जेनेटिक ऑटोसोमल जेनेटिक पूछा उन्होंने, ऑटोसोमल है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया वन ऑफ द बेस्ट। इट इज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, ये आपका कैसा रहता है ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द पॉइंट म्यूटेशन, अभी पीछे पड़ा था, बीटा ग्लोबिन चेन में चेंजेस आने लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन जो सिकल्ड हो जाती है, राउंड आरबीसी होना चाहिए वो सिकल्ड हो जाएंगी। द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिकल शेप्ड आरबीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इतनी चीज आपको बतानी रहेगी। द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय द HbA and HbS allele and the homozygous individual with the HbS and HbS show the symptoms of disease। अगर HbS होगा तभी डिसीज होगी, अदरवाइज वो कैरियर बन जाएगा। ओके, HbA HbS are not affected but they act as a carrier of the disease। रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ब्रीथलेसनेस, डिलेड ग्रोथ हो जाएगी, प्यूबर्टी, जॉइंटिस, वीकनेस, फीवर, एक्सेसिव थर्स्ट, चेस्ट पेन, डिक्रीज फर्टिलिटी आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम, इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी इन द क्रोमोसोम नंबर 21। दो पीछे का वाला उन्होंने पूछा कि कोई भी आप बताइए, है ना, सिम्टम्स बता दिए उन्होंने, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर पूछे ना। इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट स्टेचर्ड विद द राउंड हेड, ओपन माउथ रहता है, प्रोट्रूडिंग टंग रहती है, शॉर्ट नेक रहता है, स्लेंटिंग आइज रहती है एंड ब्रॉड शॉर्ट हैंड एंड इंडिविजुअल आल्सो रिटार्ड इन मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, उसकी रुक जाती है। अक्सर ये केस बेस्ड में आता है तो ये पूरी बात बताते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि सिंड्रोम्स का नाम बताइए, इसके सिम्टम्स बताइए, थोड़े बहुत बता देंगे, बाकी पूछते हैं क्या होता है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर ये चीज़ रहती है, याद रखिएगा, खुदा ना करे किसी कोई बीमारियां हो। Why the Mendel work remained unrecognized for several years, ये इन टेक्स्ट के बीच से मैंने क्वेश्चन उठाया, बहुत बार पूछा भी जाता है। Mendel published his work on the inheritance character 1865 में, but several reasons remained unrecognized till 1900 तक, ये नहीं पता चला क्या थे। फर्स्ट, communication was not easy at that time, है ना, in those days his work could not be widely publicized, नहीं हो पाया। Secondly, his concept of genes as a stable and discrete unit that control the expression of trait and the pair of allele which do not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation of apparently continuous variation seen in nature। Simply आप इतना भी लिख सकते हैं कि his concept of genes as a stable and discrete unit control the expression trait, the pair of alleles which do not shows the any blending, ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, है ना। सेकंड, थर्ड क्या था, मेंडल अप्रोच यूजिंग द मैथमेटिकल टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल
टू द मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्या है यार ये 3:1, 2:1, 1:2, 9:3, 3:1, व्हाट इज दिस, बताओ तो ये की चीज़ है क्या, कहाँ पे एग्जिस्ट करती, तो जवाब नहीं हो पाता था उसके पास में, लेकिन ही वॉज राइट एट दैट टाइम। फाइनली Mendel's work suggests that the factor genes were discrete unit हैं, he could not provide the any physical proof। बेचारा नहीं दे पाता था उस टाइम पे, बता ही नहीं पाता था कि यहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कहाँ पे हैं, लेकिन ये हैं वो कहता था, है ना, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था। राइट द की पॉइंट्स ऑफ मेंडल्स सक्सेस। की पॉइंट्स आपको बताने हैं मेंडल्स के सक्सेस के, कि मेंडल क्यों सक्सेस रहते थे या सक्सेस हुए। व्हाट वर द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, की मेन क्वालिटीज क्या थी। ये इंटेक्स क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बच्चों आपके लिए, और आए भी हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, है ना। His experiment had a large sampling size, ये दूसरा पॉइंट बना जा करके। He also confirmed his result by experiment on successive generation by the test plant। से वो अपना रिजल्ट कंफर्म करता था कि हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी है, आई नो दैट बिकॉज हमने इस पे टेस्ट क्रॉस किया है इस पे। He always selected the two opposite contrasting trait, हमेशा अपोजिट यानी टॉल एंड ड्वार्फ उठाएगा, टॉल एंड ग्रीन कलर नहीं उठाएगा, हमेशा टॉल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन, है ना, इस तरीके से कंट्रास्टिंग ट्रेट हमेशा उठाते थे, वो उसको एक्सप्रेस करवाते थे, फिर वो देखते थे कि नतीजा क्या हो रहा है। ये चीज थोड़ी होशियारी भी थी उनकी। 18th, व्हाट इज गायनेकोमास्टिया एक्सप्लेन। क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम जो होता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स की। किसकी? एक्स क्रोमोसोम्स की। द कैरियोटाइप क्या हो जाता है? 47 हो जाता है, XXY। Individual overall masculine development XXY, however the feminine development of the breast, gynecomastia जिसको बोलते हैं, also express such individuals are sterile होते हैं, यानी वो उनके बच्चा नहीं हो सकता। What is the cause of aneuploidy? अब ये बहुत दोनों कलाकार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ एन्यूप्लाइडी? द फेलर ऑफ सेग्रीगेशन, यही है जो ब्लू है, वो कीवर्ड्स हैं, यही पूछते हैं नीट में और यही पूछते हैं बोर्ड में। फेलर ऑफ सेग्रीगेशन बताइए। फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस क्रोमोसोम्स कॉल्ड द एन्यूप्लाइडी। पूरा क्रोमोसोम उठ करके चलाएगा, वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पाते एनाफेज स्टेज के ऊपर। डाउन सिंड्रोम इज अ रिजल्ट ऑफ गेन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, इसी तरीके से आती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉलीप्लाइडी? फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्या चीज? फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कितना भी चला जाएगा, 52 चले गए, 60 चले गए, साइटोकाइनेसिस वही नहीं तो क्रोमोसोम्स तो वहीं डिवाइड हुए, वहीं पे मौजूद हैं, वो हटे ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे वो। पॉलीप्लाइडी एंड दिस कंडीशन इन ऑफन सीन इन, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और नीट भी रहा बच्चों ये आपके लिए। दिस कंडीशन इन ऑफन सीन इन प्लांट्स। कौन सी कंडीशन ऑफन सीन होती है प्लांट्स में? पॉलीप्लाइडी होती है ना। ये थे अपने 20 क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए, है ना। तो अच्छे से इनको याद करना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। मैंने तो सिर्फ रिवीजन, मैंने तो सिर्फ एक रास्ता बताया कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, है ना। टेक्स्ट बुक पे हमेशा ध्यान दीजिए। अगला वीडियो जरूरी मैं एग्जाम्पलर पे इसके कंप्लीट करके चैप्टर खत्म करूंगा। ओके, अपना जब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज, बाय बाय।